जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? बड़े बड़े राजा, विशाल साम्राज्य, लड़ाइयाँ, है ना? पर असली कहानियाँ वो तो अक्सर उन लोगों की होती हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही महान दार्शनिक और उस शक्तिशाली साम्राज्य की कहानी में उतरेंगे जिसने वाकई इतिहास को एक नई दिशा दी थी। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं कि एक महान बौद्ध दार्शनिक, एक कवि, एक नाटककार, उसका नाम ऐसा क्यों होगा जिसका मतलब है घोड़े की आवाज? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यकीन मानिए इस नाम के पीछे एक हैरान कर देने वाली कहानी छिपी है। तो ये है अश्वघोष। दूसरी शताब्दी के भारत में वो लिटरेचर और फिलॉसफी के एक कह सकते हैं रॉक स्टार थे। कुछ लोग तो उन्हें कालिदास से भी पहले का सबसे महान भारतीय कवि मानते हैं। सोचिए, उस दौर में जब ज्यादातर बौद्ध साहित्य पाली और प्राकृत में था, अश्वघोष ने क्लासिकल संस्कृत में लिखकर एक बिल्कुल नई परंपरा शुरू कर दी थी। पर इन सब उपलब्धियों से भी ज्यादा दिलचस्प है उनका नाम। जी हाँ, अश्वघोष। ये नाम उन्हें पैदाइशी में नहीं मिला था, उन्होंने इसे कमाया था अपनी एक असाधारण क्षमता से, एक ऐसी परीक्षा पास करके जिसके बारे में सुनकर शायद ही कोई यकीन करे। तो कहानी कुछ यूं है कि अश्वघोष इतने ज्ञानी थे कि वाद विवाद में उन्हें कोई हरा ही नहीं पाता था। उनकी शोहरत इतनी फैली कि एक ताकतवर कुषाण राजा ने तो उन्हें युद्ध के हर जाने के तौर पे मांग लिया। अब सोचिए, राजा के मंत्री कितने हैरान हुए होंगे कि भाई, एक भिक्षु की इतनी क्या कीमत। तब राजा ने एक टेस्ट रखा। 7 घोड़ों को 6 दिन तक भूखा रखा गया। फिर जब अश्वघोष अपना उपदेश दे रहे थे तो उन घोड़ों के सामने उनका पसंदीदा खाना रख दिया गया। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। उन भूखे घोड़ों ने खाने की तरफ देखा तक नहीं, वो बस मंत्रमुग्ध होकर उनका उपदेश सुनते रहे। और बस उसी दिन से दुनिया उन्हें अश्वघोष के नाम से जानने लगी। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ अश्वघोष की नहीं है, ये उस साम्राज्य की भी है जिसने उन्हें इतना सम्मान दिया, उन्हें संरक्षण दिया। तो चलिए अब जरा उस भूली बिसरी ताकत यानी कुषाण साम्राज्य की दुनिया में चलते हैं। और वो राजा जिसने अश्वघोष को मांगा था, वो कोई और नहीं बल्कि महान कनिष्क थे, कुषाण साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक। और यहीं से अश्वघोष की कहानी कनिष्क और उनके विशाल और ताकतवर साम्राज्य से हमेशा के लिए जुड़ जाती है। तो सवाल उठता है, ये कुषाण साम्राज्य था क्या? आसान शब्दों में कहें तो पहली से तीसरी सदी के दौरान ये मध्य एशिया से लेकर उत्तरी भारत तक फैला एक बहुत बड़ा एम्पायर था, मतलब अपने समय की एक असली सुपर पावर। पर यहीं पर एक बहुत ही अजीब बात सामने आती है। अपने जमाने में कुषाण इतने शक्तिशाली थे कि वो पार्थियन एम्पायर जैसी ताकतों को सीधी टक्कर देते थे। लेकिन आज इतिहास की किताबों में उनका जिक्र ना के बराबर मिलता है। सोचिए, एक पूरी की पूरी महाशक्ति इतिहास के पन्नों में जैसे कहीं खो गई। तो फिर उनकी ताकत का राज क्या था? आखिर वो इतने पावरफुल कैसे बने? जवाब छिपा है उनकी लोकेशन में। वो दुनिया के सबसे जरूरी ट्रेड रूट सिल्क रोड के ठीक बीचों बीच बैठे थे। इसको समझने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, वो असल में सेंट्रल एशिया की एक जनजाति यूएजी से आए थे। दूसरी, उन्होंने सेंट्रल एशिया से लेकर भारत में वाराणसी तक एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इस साम्राज्य की वजह से सिल्क रोड के एक बहुत बड़े हिस्से पर उनका पूरा कंट्रोल हो गया। और सिल्क रोड उस जमाने का, समझिए, ग्लोबल इकोनॉमी का हाईवे था। मतलब कुषाण उस समय के ग्लोबल स्टेज के सेंटर में थे। चीन से रेशम आ रहा है, रोम से शीशे का सामान आ रहा है, भारत से मसाले जा रहे हैं, और ये सब कुछ उनके इलाके से होकर गुजर रहा था। तो जाहिर है इससे वो न सिर्फ अमीर बने बल्कि पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो गए। तो ट्रेड से आई इस जबरदस्त दौलत ने कुषाणों को सिर्फ अमीर ही नहीं बनाया, इसने पूरे इलाके की संस्कृति को, रहन सहन को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कैसे। उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है, हमें पता भी नहीं चलता। जैसे भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चलाने वाले वो पहले शासक थे। उन्होंने लड़ाई की नई तकनीकें और बेहतर घुड़सवार सेना शुरू की। और एक मजेदार बात, आज हम जो पैंट, ट्यूनिक या लंबे कोट पहनते हैं ना, इस तरह के कपड़ों को इसी इलाके में कुषाणों ने ही पॉपुलर बनाया था। ये सब उस कल्चरल गोल्डन एज का हिस्सा था जो उनकी दौलत की वजह से मुमकिन हुआ। तो कुल मिला के बात यह है
कि सिल्क रोड पर कंट्रोल से जो पैसा आया और दुनिया से जो कनेक्शन बना, उसने एक ऐसा माहौल तैयार किया जहां आर्ट, लिटरेचर और नए आइडियाज पनप सकते थे। और बिल्कुल इसी माहौल में अश्वघोष जैसे महान विचारक सामने आए। अब कहानी को वापस अश्वघोष और बौद्ध धर्म पर लाते हैं, क्योंकि कुषाणों ने सिर्फ चीज़ों और कपड़ों का ही व्यापार नहीं किया, उन्होंने विचारों को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। और उन विचारों में सबसे बड़ा था बौद्ध धर्म। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ अश्वघोष अपने शानदार महाकाव्य लिख रहे हैं और ठीक उसी समय उनके संरक्षक राजा कनिष्क कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति यानी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन कर रहे हैं। ये बौद्ध धर्म के इतिहास में एक बहुत बहुत बड़ा मोड़ था। कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे खूब बढ़ावा दिया। ये बौद्ध धर्म का एक नया रूप था जो ज्यादा लोगों तक आसानी से पहुंच सकता था। इस स्थिर और अमीर साम्राज्य में अश्वघोष जैसे कवियों को लिखने का मौका मिला और बौद्ध धर्म को फलने फूलने का एक जबरदस्त माहौल मिला। और यहीं पर सबसे बड़ी कड़ी जुड़ती है। वही सिल्क रोड जो कुषाणों की दौलत का रास्ता था, वहीं महायान बौद्ध धर्म के फैलने का भी रास्ता बना। सच तो ये है कि कुषाणों के कंट्रोल के बिना बौद्ध धर्म का चीन और सेंट्रल एशिया तक पहुंचना शायद बहुत ही मुश्किल होता। लेकिन हर साम्राज्य का एक अंत होता है। तो फिर इस महान कुषाण साम्राज्य का क्या हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, हम आज उन्हें लगभग भूल क्यों चुके हैं? कनिष्क और उनके बाद के कुछ शासकों के बाद साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। फिर सैसानिद जैसी नई ताकतें उभरीं और उन्होंने कुषाणों के इलाकों पर कब्जा कर लिया। और बस धीरे धीरे कुषाण साम्राज्य इतिहास में कहीं खो गया। उनकी अपनी कहानी, उनकी पहचान दूसरी संस्कृतियों में घुल मिलकर रह गई। तो अश्वघोष और कुषाणों की ये कहानी हमें एक ज़रूरी बात याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो हमें मोटी मोटी किताबों में पढ़ाया जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास के ऐसे ही भूले बिसरे कोनों में न जाने और कितने अश्वघोष और कितने ही कुषाण अपनी कहानियों के सुने जाने का इंतजार कर रहे हैं।